हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज का जो हमारा वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो ये है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग अकोस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग एंड देयर रेमेडीज। तो कुछ फैक्टर हैं जो कि हमारी बिल्डिंग के अकोस्टिक्स को अफेक्ट करते हैं और बेसिकली उनकी वजह से नेगेटिव इफेक्ट आता है। तो उनके लिए रेमेडीज़ क्या क्या हैं, ये भी हमारा सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के बिल्डिंग प्लानिंग सब्जेक्ट का टॉपिक है। तो हम कुछ यहाँ पर रिवर्बरेशन टाइम, लाउडनेस, फोकसिंग, इको, इचलॉन इफेक्ट, रेजोनेंस एंड नॉइज, इनके बारे में बात करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई भी पर्टिकुलर हमारा फैक्टर है जैसे रिवर्बरेशन टाइम या लाउडनेस, तो उसका मतलब क्या है, ठीक है, और उसका क्या नेगेटिव इफेक्ट आता है। और फिर हम ये देखेंगे कि उस पर्टिकुलर फैक्टर को रिमूव करने के लिए या उसको हटाने के लिए या उसके नेगेटिव इफेक्ट को दूर करने के लिए हमें क्या रेमेडीज करनी चाहिए हमारे बिल्डिंग में या फिर हमारे रूम में, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं एक एक करके। रिवर्बरेशन टाइम, तो रिवर्बरेशन टाइम क्या होता है? रिवर्बरेशन इज द persistence or prolongation of sound in a hall even after the sound source stop emitting sound। तो कोई भी हमारा अगर सोर्स है जैसे कि म्यूजिक सिस्टम हो गया, ठीक है, या फिर माइक हो गया, तो जब माइक सपोज कि माइक ने एक मोमेंट पे स्टॉप किया हमारे साउंड को प्रोड्यूस करना, लेकिन उसके स्टॉप होने के बाद भी हमारा साउंड है वो कुछ देर तक परसिस्ट करेगा, उस रूम में कुछ देर तक सुनाई देगा। तो हमारा वो जो स्टॉपेज टाइम है लास्ट सोर्स के स्टॉप होने का, साउंड इमिट करने का, और वो जब जिस लास्ट मोमेंट जब तक कि वो पर्टिकुलर साउंड उस रूम में सुनाई देगा, वो टाइम पीरियड को क्या कहेंगे हम लोग? रिवर्बरेशन टाइम। अब कौन से लेवल तक सुनाई देगा? तो मिनिमम ऑडिबिलिटी लेवल, ठीक है। तो जब भी हमारा थोड़ा सा मिनिमम ऑडिबिलिटी लेवल तक सुनाई दे रहा है तब तक हमें मानेंगे कि हमको वो साउंड सुनाई दे रहा है इस रूम में, ठीक है, परसिस्ट कर रहा है वो साउंड। तो द रिवर्बरेशन टाइम इज टेकन बाय द साउंड टू फॉल बिलो द मिनिमम ऑडिबल लेवल, ठीक है। अब रिवर्बरेशन टाइम मेरा कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ना तो बहुत कम होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए, इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि गुड एक्यूस्टिक के लिए रिवर्बरेशन टाइम क्या होना चाहिए? हमारा ऑप्टिमम वैल्यू होना चाहिए। ऑप्टिमम वैल्यू मतलब कि ना तो ज़्यादा ना ही कम, बेसिकली इसका मतलब होता है जितना चाहिए उतना, ठीक है। तो अब कम क्यों नहीं चाहिए कि अगर मेरा रिवर्बरेशन टाइम बहुत कम है तो हमारी जो लाउडनेस है वो क्या होगा? इनएडिक्वेट हो जाएगी। मतलब कि रिवर्बरेशन टाइम कम है का क्या मतलब हुआ? सोर्स से साउंड प्रोड्यूस हुआ और बहुत कम टाइम पीरियड में, ये सब सेकंड में, कम ज़्यादा सब टाइम सेकंड में ही होंगे, ठीक है, उतना कम ही समय रहता है। तो मानो कि रिवर्बरेशन टाइम बहुत कम है तो क्या होगा? जो मेरा लिसनर है जो उस तक आवाज़ ही नहीं पहुंचेगी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हुआ तो क्या हुआ? हाँ, और जो लिसनर तक आवाज़ नहीं पहुंचती उसको हम क्या बोलते हैं? डेड इफेक्ट। मतलब कुछ सुनाई नहीं दे रहा है ना, तो उसको डेड इफेक्ट बोलेंगे। तो रिवर्बरेशन टाइम वेरी लेस होना नहीं चाहिए। अब बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि एक साउंड प्रोड्यूस हुआ, अब उसका रिवर्बरेशन टाइम ज़्यादा है, मतलब कि वो अभी भी हमारे रूम के अंदर मौजूद है और तुरंत दूसरा साउंड प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। अब रिवर्बरेशन टाइम ज़्यादा होने की वजह से पहले वाला साउंड वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, तो अब क्या होगा? दोनों की मिक्सिंग हो जाएगी और वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा, या फिर जिस पर्पज़ से साउंड पहले वाले को प्रोड्यूस किया गया है या दूसरे वाले को प्रोड्यूस किया गया है वो फुली सेटिस्फाइड नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा रिवर्बरेशन टाइम ऑप्टिमम मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। अब उसके लिए रेमेडीज़ क्या हैं, हम क्या क्या करना चाहिए हमको? तो इस तरीके से किया जा सकता है, बाय प्रोवाइडिंग विंडोज एंड ओपनिंग, बाय हैविंग फुल कैपेसिटी ऑफ ऑडियंस इन द रूम। अब आप फुल कैपेसिटी ऑफ ऑडियंस इन द रूम का मतलब ये है, उसको उल्टा समझिए कि आपको जितने के लिए रिक्वायरमेंट है या फिर आपको जितना एक्सपेक्टेशन है उतने के लिए ही डिज़ाइन करना चाहिए हमें। कभी भी ऑडिटोरियम है और वो ऐसा नहीं कि 100 की ज़रूरत है और आपने पहले ही आपने कोई पर्पज़ के लिए रूम डिज़ाइन किया और उसमें आपको पता है कि 100 पार्टिसिपेंट ही होंगे ऑन एन एवरेज। आप सोच रहे हो कि आगे फ्यूचर में जाके 50 बढ़ गए तो क्या, ऐसा करके अगर आपने 150 के लिए किया है तो मोस्ट ऑफ द लाइफ स्पेन में वो मेरा जो ऑडिटोरियम है वो उसमें 100 लोग ही होंगे और वो क्या होगा? ऑलमोस्ट 1/3 खाली होगा।
और उसकी वजह से रिवर्बरेशन टाइम हमारा अफेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो हमेशा फुल कैपेसिटी ऑफ ऑडियंस, तो बेसिकली जितना रिक्वायरमेंट है उतने के लिए हमें डिज़ाइन करना चाहिए। बाय यूजिंग हेवी कर्टन्स विथ फोल्ड्स, ठीक है, बाय डेकोरेटिंग द वॉल्स बाय ब्यूटीफुल पिक्चर्स, मैप एटसेट्रा, बाय कवरिंग फ्लोर्स विथ कारपेट्स, बाय कवरिंग सीलिंग एंड वॉल विथ गुड साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल लाइक फेल्ट फाइबर एटसेट्रा। तो बेसिकली ये सब क्या है, मेरे कर्टन और कारपेट, ये सब मेरे साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल हैं। और कुछ जहाँ पर आपको ये लगता है कि रिवर्बरेशन टाइम थोड़ा कम है, या अभी हम कुछ और इफेक्ट भी हैं जैसे कि हम साइंस 12th में पढ़ चुके हैं कि रिफ्लेक्शन, इन सारी चीज़ों को अगर आप यूज़ करना चाह रहे हो तो बेसिकली इन सबको यूज़ करके हम हमारे ऑप्टिमम रिवर्बरेशन टाइम को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अब रिवर्बरेशन टाइम किस पे डिपेंड करता है, इन सबसे हमें क्या समझ में आया है कि साइज ऑफ द हॉल और क्वांटिटी ऑफ साउंड पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो किस तरह से रिवर्बरेशन टाइम को हम मेंटेन कर सकते हैं, आइदर बाय इंसर्टिंग और रिमूविंग साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल इन ए हॉल और रूम। तो अगर आपका कम हो रहा है रिवर्बरेशन टाइम या ज़्यादा हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स को इंसर्ट कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो अकॉर्डिंगली, एंड ऑप्टिमम रिवर्बरेशन टाइम को अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा पहला। सेकंड क्या है, लाउडनेस। अब लाउडनेस एक्चुअली हम यहाँ एकॉस्टिक की बात कर रहे हैं, तो लाउडनेस हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, लाउडनेस हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है, तो लेकिन किस तरीके से, यूनिफॉर्मली। ऐसा नहीं हो कि हम जो हमारा रूम है या जो हमारा हॉल है उस एक पर्टिकुलर कोने में हमें अच्छे से आवाज़ आ रही है और दूसरे में आ ही नहीं रही। ऐसा होने से हमारा जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं होगा मीटिंग रूम का, सपोज कि वो मीटिंग रूम है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंडनेस इन ए हॉल और रूम इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर सेटिस्फैक्टरी हियरिंग। समटाइम्स द लाउडनेस मे गेट रिड्यूस ड्यू टू एक्सेस ऑफ साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल इन ए हॉल और रूम। तो अगर आपके साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल हैं रूम में, तो आपका क्या होगा, जो मेरी लाउडनेस है वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो उसके लिए रेमेडीज क्या है, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल को हटा दीजिए आप। ठीक है, और कहीं भी अगर नॉइज ज़्यादा है तो वहाँ पे साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। तो रेमेडीज क्या है, इफ द loudness of sound is not adequate, the loudness may be increased by adopting following method। कैसे करोगे आप, by using suitable absorbent at a place where noise is high। जहाँ पे नॉइज ज़्यादा है वहाँ पे आप एब्जॉर्बिंग मटेरियल को इंट्रोड्यूस करोगे, जहाँ पे कम है वहाँ क्या करोगे, आप एब्जॉर्बिंग मटेरियल को हटा दोगे। एज ए रिजल्ट, ठीक है, क्या होगा, मेरा लाउडनेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और क्या हो सकता है, लो सीलिंग प्रोवाइड करने से क्या होगा, सीलिंग क्या करता है, हमारा सीलिंग से हम क्या अचीव कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड अचीव कर सकते हैं। ठीक है, सीलिंग को अगर आपने लो रखा तो वो क्या करेगा, मेरे साउंड को रिफ्लेक्ट कर देगा और मेरा साउंड क्या होगा, लिसनर की तरफ चले जाएगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं आप, बाय यूजिंग लार्ज साउंडिंग बोर्ड्स बिहाइंड द स्पीकर एंड फेसिंग द ऑडियंस। तो साउंडिंग बोर्ड जो होते हैं वो क्या करते हैं, आप स्पीकर के पीछे रखिए तो उससे क्या होगा, स्पीकर जैसे करे उसको प्रोड्यूस करेगा साउंड को, तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होके वो साउंड ऑडियंस की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, या फिर उनकी तरफ ज़्यादा इंटेंसिटी से या ज़्यादा लाउडनेस से प्रोड्यूस हो जाएगा। और बाय यूजिंग पब्लिक एड्रेस सिस्टम, जैसे कि जो कि हमको पता ही है, लाउडनेस के लिए आप क्या करते हो, लाउड स्पीकर यूज़ करते हो। ठीक है, तो ये लाउड स्पीकर हमारा बहुत कॉमन वर्ड हो गया है। और लाउड स्पीकर क्या है, एक थोड़ा सा एक्सटर्नल, डिज़ाइन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, लाउड स्पीकर तो आप एक्सटर्नल मीन्स बोल सकते हो उसको, उसमें आपने एज ए इंजीनियर कुछ नहीं किया है, एज ए सिविल इंजीनियर आपने कुछ नहीं किया। लेकिन जैसे कि सीलिंग को लो करना और ये सब क्या है, हमारा सिविल इंजीनियर्स का काम है लाउडनेस को प्रोड्यूस करने के लिए। फिर अब अगला क्या है हमारा, अगला है मेरा फोकसिंग एंड इंटरफेरेंस इफेक्ट। अब फोकसिंग और इंटरफेरेंस इफेक्ट क्या है, तो फर्स्ट पैराग्राफ हम एक बार पढ़ लेते हैं। द प्रेजेंस ऑफ एनी कॉन्केव सरफेस और एनी अदर कर्व सरफेस इन द हॉल और रूम मे मेक द साउंड टू बी कंसंट्रेटेड एट द फोकस रीजन। तो क्या है कि अगर कोई कर्व सरफेस है, बेसिकली कॉन्केव सरफेस है अगर आपके रूम में, तो क्या होगा, पूरा साउंड है, ठीक है, रूम का, उस पर्टिकुलर
जो भी मेरा कर्व्ड सरफेस है वहाँ पे फोकस हो जाएगा, और उससे क्या होगा, एज ए रिजल्ट साउंड मे नॉट बी हियर्ड एट ऑल द अदर रीजन। ठीक है, दूसरी जगह पे साउंड मेरा सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो फिर से वही लाउडनेस वाली प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे। और इसका रेमेडी पे हम जाते हैं, रेमेडी पढ़ते हैं उसके पहले भी हम, इसका मेन रीज़न क्या है। ठीक है, इसका मेन रीज़न है कर्व सरफेस। तो हम लोग अगर कर्व सरफेस को कम कर देंगे तो ये इफेक्ट कम हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी रेमेडी हो जाएगी। ठीक है, और अगर कर्व सरफेस होने की वजह से क्या अफेक्ट हो रहा है, दूसरे रीजन में साउंड जा नहीं रही है। दूसरे रीजन में साउंड जा नहीं रही है मतलब कि क्या, वहाँ पे मेरा डेड स्पेस प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो बेसिकली हमको कर्व सरफेस को अवॉइड करना है डिज़ाइन किसी भी मीटिंग रूम की या फिर किसी भी ऐसे रूम की जहाँ पे साउंड का बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और इन एडिशन टू फोकसिंग देयर शुड नॉट बी इंटरफेरेंस ऑफ डायरेक्ट और रिफ्लेक्टेड वेव्स। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर आप, इंटरफेरेंस क्या है, एक तरह की साउंड वेव का दूसरी वेव के साथ में मिल जाना, तो बहुत बार हमें इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो कैसे, जैसे कि म्यूज़िक में जब आपका बैंड, जब हमारा ऑडिटोरियम में म्यूज़िक बैंड जब आपका काम कर रहा हो, या म्यूज़िक बैंड जब हमारा म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहा है, तो इंटरफेरेंस जो आपके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी जो प्रोड्यूस की गई साउंड है उनका इंटरफेरेंस होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमें क्या है कि पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की ज़रूरत होती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं होती है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने से क्या हो जाएगा कि फिर से वही इंटेंसिटी कम हो जाएगी कुछ और प्लेसेस पे, और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंड हो जाएगा, और डेड स्पेस मेरे प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो रेमेडी क्या है, इस इफेक्ट की रेमेडी तो हमारी क्लियर है, कर्व सरफेस आपको अवॉइड करने हैं, और अगर कर्व सरफेस प्रेजेंट हैं तो क्या होना चाहिए, दे शुड बी कवर्ड विथ सुटेबल साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल। तो इस तरीके से आपके हमने फोकसिंग एंड इंटरफेरेंस इफेक्ट को देखा, रिवर्बरेशन टाइम को देखा, और लाउडनेस को देखा। आगे हमारा इक्लोन इफेक्ट एंड रेजोनेंस नॉइस, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।